इलेक्ट्रोस्टैट्स के आज का सेकेंड ईयर का टॉपिक है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम जानने के पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाने और फिर उसको गॉस थ्योरम उसका एप्लीकेशन जानेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू ए सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी सरफेस एरिया से एक साथ कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस करते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। एंड मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। Electric flux is a scalar product of electric field intensity and vector area. एरिया को हम लोग वेक्टर में कैसे बना सकते हैं? यदि किसी भी स्केलर के साथ यूनिट वेक्टर को हम लोग लिख दें तो वो वेक्टर में बदल जाता है। जैसे ये एरिया है ds, इसको वेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे? इसके साथ एक यूनिट वेक्टर लगा देंगे तो ये वेक्टर एरिया बन जाता है। तो यहाँ पर डी फाई इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई डॉट डी एस। अब ए डॉट बी को हम लोग क्या लिखते हैं? ए बी कॉस थीटा। तो ई डॉट डी एस को ई डी एस कॉस थीटा लिखेंगे। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, इसका यूनिट मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर या मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल हो जाएगा, जूल मीटर पर कूलम हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ। अब इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? ये एंगल कहाँ है? जैसे किसी भी सरफेस एरिया हम लोग ds को लेते हैं और उसके नॉर्मल, ये नॉर्मल डायरेक्शन है एरिया का, तो नॉर्मल के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है और उसी डायरेक्शन में वेक्टर एरिया होता है। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ थीटा एंगल बना करके रहता है तो हम लोग इसको यहाँ लिख सकते हैं डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस या ई डी एस कॉस थीटा। लेकिन यदि ये इस तरह से पैरेलल हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इस तरह से हो, मतलब कि इस एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली हो, तो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो जाने से दोनों का बीच का एंगल थीटा 0 हो जाता है और उस केस में कॉस थीटा को हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस को लिखेंगे ई डी एस कॉस थीटा और ई डी एस कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो सिंपल डी फाई का वैल्यू इतना निकलेगा। लेकिन इस केस में यदि एरिया इस तरह से है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ठीक 90 डिग्री एंगल बना करके रहे, ये एरिया है और वेक्टर एरिया इस डायरेक्शन में होगा, इसके नॉर्मल डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा, तो यहाँ पर एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा 90। तो कॉस थीटा कॉस 90 इक्वल्स टू 0। तब क्या हो जाएगा? डी फाई इक्वल्स टू ई डी एस कॉस 90 और ये 0 हो गया, इसका मतलब टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे एयर प्यूरीफायर में, या फिर प्रेसिपिटेटर यूज़ होता है जहाँ पर पावर प्रोडक्शन होता है राख और को उसको बैठाने के लिए। उसके बाद पेस मेकर जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स देता है हार्ट को, या ब्रेन तक जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जाता है, सारा एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स के जैसा है, मतलब जिस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स यदि रहेगा तो क्या लिख सकते हैं?
यदि मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इसको कह सकते हैं और इसको B से इंडिकेट करते हैं एंड वेक्टर एरिया ds। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को भी हम लोग d∅ से इंडिकेट करेंगे, केवल E के जगह पर B हो जाएगा और यहाँ पर B ds cos थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर यूनिट चेंज हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला और ये मीटर स्क्वायर हो गया। एरिया का मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट होता है टेस्ला। और इस पूरे को हम लोग वेबर भी कहते हैं, वेबर, WB। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह मैग्नेटिक फ्लक्स भी हम लोग साथ साथ सीख सकते हैं, निकाल सकते हैं। और यहाँ पर भी यदि एंगल थीटा बना करके एरिया रह रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है थीटा एंगल से, तो E के जगह पर B को रिप्लेस करेंगे तो हमारा B ds cos थीटा हो जाएगा और ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक पहले जैसा केस में E को B के रूप में चेंज करेंगे तो यहाँ थीटा 0 cos थीटा 1 हो जाएगा और यहाँ पर B लिखेंगे, ये B हो जाएगा और सिंपली B ds हो जाएगा, cos थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। और ठीक है, नॉर्मल केस में भी E को रिप्लेस करके B लिख सकते हैं और cos 90 यहाँ 0 हो जाएगा तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स और आर सिमिलर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमने एप्लीकेशंस बताया। मैग्नेटिक फ्लक्स का एप्लीकेशंस क्या है कि जितने भी आज हम लोग AC हमारे घरों में जो चल रहा है विद्युत, वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पर बना था और वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंजेस होता है उसके चलते विद्युत कैसे पैदा होता है हम लोग फैराडे लॉज में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का एप्लीकेशंस है और यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी बहुत सारा एप्लीकेशंस है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एप्लीकेशन जनरली फैराडे लॉ में यूज़ किया गया था और मैक्सवेल, दोनों लॉ को मिला करके मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बनाया था। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एप्लीकेशन हम लोग गॉस थ्योरम में करते हैं। तो अभी गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी चार्ज बॉडी को किसी भी क्लोज सरफेस में इनक्लोज कर देते हैं तो इस क्लोज सरफेस से जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। किसी भी प्लस Q चार्ज को हम लोग सरफेस से बंद कर देंगे तो कितना मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा, दैट इज गॉस थ्योरम। और वो Q अपन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी और इसका वैल्यू भी हम लोग जानते हैं 8.854 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो गॉस थ्योरम को हम लोग कैसे लिखेंगे कि इफ प्लस Q चार्ज इज इनक्लोज्ड by
इस सरफेस is total electric flux coming out of it is phi equals to q by epsilon naught। तो ये गॉस थ्योरम है कि किसी भी चार्ज को किसी भी सरफेस से इनक्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा उसको हम लोग कहेंगे Q अपन एप्सिलॉन नॉट। और यदि ये चार्ज प्लस के जगह माइनस चार्ज रहता तो क्या होता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटर करेगा। तो इस क्लोज सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटर करेगा, दैट इज दिस वन। मतलब यहाँ इस केस में माइनस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, प्लस इंडिकेट करता है बाहर निकलेगा और माइनस इंडिकेट करता है अंदर जाएगा। सिमिलरली यदि दो चार्ज रहता किसी भी सरफेस के अंदर तो क्या होता, प्लस से चार्ज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल करके माइनस की ओर जाएगा और जितना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकल रहा है प्लस से, उतना ही सारा फिर इस सरफेस एरिया में इंटर कर रहा है। तो नेट कितना हो जाएगा, 5 बाहर हो रहा है प्लस और माइनस इंटर कर रहा है, तो नेट फ्लक्स क्या होगा, 0। तो यदि किसी भी सरफेस एरिया के अंदर प्लस और माइनस दोनों चार्ज इंक्लूड रहता है तो नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। आउटवर्ड फ्लक्स माइनस चार्ज रहेगा तो Q अपन एप्सिलॉन नॉट के बराबर फ्लक्स इंटर करेगा, प्लस चार्ज रहेगा तो Q अपन एप्सिलॉन नॉट के बराबर चार्ज बाहर निकलेगा। दैट इज ऑल अबाउट गॉस थ्योरम। तो इस गॉस थ्योरम को हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। एक स्फीयर लेते हैं हम लोग और इस स्फीयर के अंदर इसके सेंटर पर प्लस Q चार्ज को रखते हैं और इस स्फीयर का रेडियस कितना है, R है। और इस स्फीयर के किसी भी सरफेस के किसी भी हिस्से पर एक छोटा सा एरिया लेते हैं ds और ये एरिया जिधर होगा उसका वेक्टर एरिया इसके नॉर्मल डायरेक्शन में होगा ds और इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा और वेक्टर एरिया का भी डायरेक्शन होगा। तो इस छोटे से स्फीयर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलता है छोटे से एरिया से वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया ds, ये कितना हो जाएगा, d फाई इक्वल्स टू E डॉट ds, E ds cos थीटा और थीटा दोनों पैरेलल है तो यहाँ थीटा 0 होगा और cos थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये E ds cos थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा तो सिंपल E ds हम लोग लिखेंगे d फाई का वैल्यू। लेकिन E का वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर और यूनिट वेक्टर। तो हम लोग इस वैल्यू को बैठा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। और चूंकि यहाँ पर इसका स्केलर केवल लेंगे, चूंकि ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट निकाल चुका है
तो केवल स्केलर वैल्यू हम लोग कंसीडर कर सकते हैं Q/R²। इस वैल्यू को यहाँ बैठा देते हैं और ये हो गया ds और d∅। तो ये निकल गया छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स निकलता है, ये छोटे से एरिया का। अब टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पूरे सरफेस एरिया से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए d∅ का इंटीग्रेशन करेंगे 1/4πε0 Q/R² और ये ds का इंटीग्रेशन होगा। तो एरिया, स्मॉल एरिया छोटा 0 भी हो सकता है और टोटल एरिया 4πr² भी हो सकता है। तो लिमिट हो जाएगा 0 to 4πr²। d∅ का इंटीग्रेशन फाई Q/4π, जिसको हम लोग R² एक साथ लिखेंगे, ε0 को अलग लिखेंगे, ds का s लिमिट हो जाएगा 4πr²। इस लिमिट को बैठाते हैं तो 4πr² ε0 और यहाँ पर 4πr² -0 को छोड़ के ये कैंसिल हो जाएगा। तो Q/ε0 और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, जिसका हम लोग ऑलरेडी यूनिट जान चुके हैं, Newton/Coulomb/m²। सो दिस वाज ऑल अबाउट गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गॉस थ्योरम का ये पार्ट 1 है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें गॉस थ्योरम का एप्लीकेशंस होगा और कुछ न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।